पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज के बाद फिर निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज का जो भाग है वो है पार्ट 14 भाग 14, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है, 308 से लेकर के 323 तक। ये लोक सेवा आयोग के विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है और लोक सेवाओं के विषय में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से प्रावधान है जो हमारे लिए जानना आवश्यक है, हम लोग केवल उन्हीं प्रावधानों पर यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ लोक सेवाओं का आशय क्या है? लोक सेवाओं का अर्थ होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए की जाने वाली सेवाएं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए की जाने वाली सेवाओं को हम लोग लोक सेवाओं के नाम से जानते हैं, पब्लिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इन्हीं सेवाओं के अंतर्गत सैन्य सेवाएं, मिलिट्री सेवाएं यानी डिफेंस सर्विसेज के लोग, और आप सब यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, इन सबके कर्मचारी भी आते हैं। तो लोक सेवाओं को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। जो लोक सेवाएं हैं यानी हमारे लिए दी जाने वाली सेवाएं, लोक मतलब सार्वजनिक, सभी के लिए। एक होता है सैन्य सेवाएं और एक होता है असैनिक, असैन्य सेवा। एक सैनिक सेवा है, मिलिट्री सर्विस है, जैसे एनडीए है, सीडीएस है, इसके माध्यम से यूपीएससी एग्जाम लेता है और वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, तो वो सैन्य सेवा हो गई। दूसरी हो गई असैनिक सेवा, नॉन मिलिट्री सर्विस। सैन्य सेवा किस लिए बनाई जाती है, सैनिक सेवा किस लिए बनाई जाती है? सेनाओं का गठन किस लिए किया जाता है? प्रत्येक देश सेनाओं का गठन इसलिए करता है जिससे कि उस देश की बाहरी हमलों से रक्षा की जा सके, और अगर कोई उस देश पर युद्ध थोपता है तो युद्ध लड़ा जा सके। युद्ध लड़ने के लिए और बाहरी हमलों से देश को बचाने के लिए सैनिक सेवाएं बनाई जाती हैं। तो जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, उन मिलिट्री सर्विसेज के गठन का एकमात्र पर्पज है, एकमात्र उद्देश्य है देश की रक्षा करना, बाहरी हमलों से रक्षा करना, युद्ध करना। तो एक कार्य तो युद्ध करने का हो गया, बाहरी हमलों से रक्षा करने का हो गया, लेकिन शेष दूसरे कार्य भी हैं सिविल सेवाओं के। दूसरे कार्य क्या हैं? दूसरे कार्य हैं कि सिविल सेवाओं के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, सड़क निर्माण कराया जाना चाहिए, विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी नागरिकों की सेवाओं के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। तो युद्ध लड़ने के अतिरिक्त नागरिकों की सेवाओं के लिए जो सेवाएं बनाई गई उनको असैन्य सेवा कहते हैं, इसको नागरिक सेवा कहते हैं। असैन्य सेवा को नागरिक सेवा कहते हैं क्योंकि नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई सारी सेवाएं इन्हीं सेवकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी नागरिक सेवा को इंग्लिश में सिविल, सिविल का मतलब नागरिक है, तो इसी को इंग्लिश में सिविल सर्विस कहते हैं। इसी को इंग्लिश में सिविल सर्विस कहते हैं, सिविल सेवा कहते हैं। तो अगर हम लोग समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, और इस पब्लिक सर्विस के अंतर्गत सैन्य सेवाएं, असैन्य सेवाएं दोनों आती हैं। तो लोक सेवा के अंतर्गत सिविल सेवाएं आएंगी, सिविल सर्विसेज आएंगी। तो सिविल सेवा लोक सेवा का एक पार्ट है, सिविल सेवा लोक सेवा का एक अंग है, लोक सेवा का एक हिस्सा है। तो लोक सेवाओं को हम लोग इस तरीके से दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को हम लोग लोक सेवा भी कहते हैं और सिविल सेवा भी कहते हैं। दोनों नाम उसके लिए उपयुक्त हैं, दोनों नाम उपयुक्त हैं, क्योंकि लोक सेवा बड़ा घर है और सिविल सेवा छोटा घर है, छोटा निकाय है, तो दोनों चीजें ठीक है। अब ये जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, इन सिविल सेवाओं को तीन भागों में मोटे तौर पर हम लोग बांटते हैं। इन सिविल सेवाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक होती है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। दूसरी होती है केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। और तीसरी होती है राज्य सेवा। यही वो सेवाएं हैं जिसके लिए आप यहां तक आए हैं, यही वो सेवाएं हैं जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। इन्हीं सेवाओं की आप तैयारी करने जा रहे हैं और इन्हीं सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है और केंद्रीय सर्विस क्या होती है, स्टेट सर्विस क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विस उसको कहते हैं जो भारत सरकार यानी संघ सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त नियंत्रण में कार्य करे। संघ सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त नियंत्रण में जो सेवाएं कार्य करती हैं, दोनों के कंट्रोल में जो सेवाएं कार्य करती हैं, उनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। जैसे तीन तरीके की जो सेवाएं हैं वो ऑल इंडिया सर्विस है। तीन ही ऑल इंडिया सर्विस हैं वर्तमान समय में हमारे देश में। एक को कहते हैं आईएएस, एक को कहते हैं आईपीएस और एक को कहते हैं आईएफएस। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
वन, क्योंकि एक फॉरेन भी होता है, फॉरेन आगे बताएंगे। तो ये 3 अलग अलग सर्विसेज हैं जो कार्य कर रही हैं। संविधान लागू होने के समय 2 सेवाएं थीं, आईएएस और आईपीएस, क्योंकि आज़ादी के बाद आईएएस को पहले अंग्रेजी ज़माने में आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, लेकिन इसको सरदार पटेल ने इसका नाम बदला ऑल इंडिया सर्विसेज का, इसीलिए सरदार पटेल को भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो ऑल इंडिया सर्विस को नए शेप देने की जो पहल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। जो आज इंडियन पुलिस सर्विस है, पहले वो इंपीरियल पुलिस यानी शाही पुलिस के नाम से जानी जाती थी। तो 2 सेवाएं शुरू में थी, उनका नाम बदला गया। जो आईएफएस है वो बाद में गठन किया गया 1966 में, 1966 के पहले ये सेवा नहीं थी। तो 1966 में इसका गठन किया गया। कैसे कोई सेवा गठित की जा सकती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो ऑल इंडिया, जो अखिल भारतीय सेवा में ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये भारत के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। भारत के कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के हर मंत्रालय का अपना अलग अलग नियंत्रण होता है। ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये जो सेवा है भारतीय पुलिस सेवा, ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इन सबका अलग अलग कंट्रोल होता है। यानी 3 सेवाएं हैं। इन सेवाओं का जब सिलेक्शन होता है तो इनको अपना अलग अलग राज्य बांट दिया जाता है। जो राज्य इन्हें दे दिया जाता है, जिसको काडर कहते हैं, उसी राज्य में इन्हें अपनी सेवाएं हमेशा देनी होती हैं। हालांकि सेंटर में, केंद्र में इन्हें प्रतिनियुक्ति पर समय समय पर बुलाया जाता है आवश्यकता के अनुसार, जिससे कि अपने अनुभवों का लाभ ये संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर योजनाएं बनाने, नीतियां बनाने, निर्णय लेने में दे सकें। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जिस राज्य में इन्हें भेज दिया जाता है उस राज्य में ये अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। राज्य सरकार इनकी तैनाती, इनका स्थानांतरण, इन सारी बातों की जिम्मेदारी लेती है और इनकी नियुक्ति, इनकी पदमुक्ति, इनकी बर्खास्तगी, ये सब भारत सरकार के नियंत्रण में आती है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय इसको कंट्रोल करते हैं। जो आईएएस है उसको कार्मिक मंत्रालय कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है। जो पुलिस सर्विस है गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है, गृह मंत्री के नियंत्रण में होता है। जो फॉरेस्ट सर्विस है इसको पर्यावरण मंत्रालय कंट्रोल करता है, पर्यावरण मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, उसके नियंत्रण में होता है। तो ये 3 तरीके की सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आज 3 ही सेवाएं हैं। नई सेवाओं के गठन की मांग पेंडिंग है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जुडिशियल के क्षेत्र में न्यायिक सेवा के रूप में हम लोगों ने लिखा है जब न्यायिक सुधार पढ़े हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हो गई। अब केंद्रीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो केवल संघ सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, जिन पर केवल संघ सरकार का नियंत्रण होता है, केवल भारत सरकार इनको कंट्रोल करती है। ऐसी सेवाओं को सेंट्रल सर्विस कहते हैं, केंद्रीय सेवाएं कहते हैं। जैसे आईएफएस, ये फॉरेन वाली, विदेश वाली, जिसमें एस जयशंकर थे, जिसमें वर्तमान समय में विक्रम मिश्री हैं। तो आईएफएस भारतीय विदेश सेवा, फॉरेन सर्विस। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईआईएस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। आईआरपीएस इंडियन रेलवे सर्विस। अब तो आईआरएमएस बना दिया इन सबको, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इत्यादि। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं को हम लोग केंद्रीय सेवा कहते हैं। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आईएफएस है तो विदेश मंत्रालय के अधीन आएगा, आईआरएस है तो वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस आईआईएस है तो ये सूचना विभाग के अंतर्गत आएगा, आईआरएमएस है तो ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो अलग अलग जो सेवाएं हैं वो अलग अलग मंत्रालय के अधीन सीधे काम करती हैं। इनकी तैनाती पूरे देश में कहीं भी की जा सकती है, इनका ट्रांसफर पूरे देश में कहीं भी किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का ट्रांसफर एक स्टेट के बीच होता है, एक स्टेट के भीतर रहता है। अगर यूपी दे दिया गया तो पूरी जिंदगी यूपी में गुजरेगी काम करने के दौरान। लेकिन जो सेंट्रल सर्विसेज के कर्मचारी हैं उनकी तैनाती पूरे देश में कहीं भी की जा सकती है। आज दिल्ली में पोस्टिंग है, अगली पोस्टिंग अहमदाबाद दे दिया, उसके बाद अगली पोस्टिंग गुवाहाटी दे दिया, तो कहीं भी तैनाती हो जाती है। इसके बाद तीसरी सेवाएं राज्य सेवाएं हैं। ये राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य। जैसे पीसीएस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, जिससे एसडीएम बनते हैं। पीपीएस है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस है, जिससे सीधे डिप्टी एसपी बनते हैं। एग्जाम एक ही होता है, हम लोग कहते हैं पीसीएस का एग्जाम है, ऐसा कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो राज्य की सिविल सेवाओं का एग्जाम है। इसको प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं। पीसीएस मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा है। इस प्रांतीय सिविल सेवा में सिविल सेवा यानी एसडीएम का पद, पुलिस सेवा यानी डिप्टी एसपी का पद, या फिर जितने कर के अधिकारी हैं, मनोरंजन के अधिकारी हैं, रोजगार अधिकारी हैं, इस तरीके के राज्य सूची के विषयों से संबंधित जो पद हैं और पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां यहाँ पर की जाती है। तो ये स्टेट सर्विस के बारे में है। तो ये 3 तरीके की सेवाएं गठित की जाती हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी भी नई सिविल सेवा का गठन करना है तो नई सिविल सेवा का गठन कैसे किया जाए। तो अखिल भारतीय सेवा, बाकी सेवाओं के गठन के लिए तो आसानी से हो जाता है, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाया गया है। तो अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 312। कोई अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो जैसे वर्तमान समय में हमने आपको जब जुडिशियल रिफॉर्म लिखाया है तो हमने जुडिशियल रिफॉर्म में आपको बताया कि भाई एक न्यू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए, नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए। इसी तरीके से अन्य सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा का भी अलग गठन होना चाहिए, शिक्षा सेवा का भी अलग गठन होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा इसका गठन होने से? लाभ ये मिलेगा कि जैसे आज पूरे जिले में जिलाधिकारी का ही नियंत्रण होता है, जिलाधिकारी ही मुख्य शासन करता है।
तो जिले का जो स्वास्थ्य अधिकारी है, जिले का जो शिक्षा अधिकारी है, वो सब जिलाधिकारी के सीधे कंट्रोल में काम करता है। जिलाधिकारी के पास मिसलिनियस फंक्शन है, बहुत ज़्यादा कार्य है। उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो हर विभागों में पर्याप्त समय दे पाए। और शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं जिनकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होनी चाहिए देश में। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी होगी तो प्रिवेंशन और क्योर दोनों पे अच्छा कदम उठाया जाएगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ेंगे तो कम पैसे में हमारा सस्ते में इलाज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें महंगी कीमतें नहीं देनी पड़ेंगी इलाज करने के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग अच्छे नागरिक बनेंगे, सभ्य नागरिक बनेंगे, जागरूक बनेंगे। भाई आज जो कट्टरपंथ देश में तेजी से फैल रहा है, उस कट्टरपंथ के फैलने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव, शिक्षा का अभाव। आप देखो, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि रेलवे ट्रैक पर फिर सिलेंडर बांधा हुआ था। वो तो कहो किसने देख लिया और ट्रेन रुक गई, कानपुर और भटिंडा 2 जगहों पर। अगर तेजी से ट्रेन उधर से गुजर जाती और वो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता तो ट्रेन में विस्फोट हो जाता। किया किसने है? हमारे देश के नागरिकों ने ही तो किया है। तो बाहर से तो एलियन तो आया नहीं है, एलियन तो आया नहीं, या देश के नागरिकों ने है। और किन नागरिकों ने किया है? जो अशिक्षित हैं, जो अजागरूक हैं, उन नागरिकों ने किया है। देश की संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए हैं ऐसे अशिक्षित और अनागरिक लोग, ऐसे अशिक्षित और अजागरूक लोग। स्वाभाविक सी बात है कि हमें इस अशिक्षा और अजागरूकता का समापन करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। देश को इस प्रकार के घटिया विचारधारा से, आप सोचो कि ट्रेन अगर डिरेल हो जाए या ट्रेन में इस तरीके से विस्फोट हो जाए, कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन लोगों को करने में मजा आ रहा है, लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बेहद खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अब इतने बड़ा रेलवे नेटवर्क है, कहाँ कहाँ हम सुरक्षा देते फिरे। जब तक हम और आप मिलकर के जागरूक भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक पूरे देश के कोने कोने की सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर या शासन और प्रशासन जनता की भागीदारी के बिना सुचारू तरीके से नहीं चल सकता। इसलिए देश के एक वर्ग को चाहिए कि अगर वो ऐसी हरकतें देखता है, ऐसी गतिविधियां देखता है, तो इसकी सूचना जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको तत्काल दी जाए। क्योंकि ऐसे देश में जो आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं, उन आस्तीन के सांपों की पहचान की जाए और उनके लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये तो आतंकी कार्य है एक तरीके से, ये तो एक तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश है। लेकिन ये साजिश क्यों की जा रही है? ये साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, जो भी कहना चाहो कह लो, अजागरूक हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी ये दुर्दशा क्यों? ये दुर्दशा इसलिए क्योंकि शिक्षा को जिलाधिकारी के नियंत्रण में रखा गया। उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, इसलिए शिक्षा को जिलाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त करना पड़ेगा। एक अलग अधिकारी जिले में बनाना पड़ेगा जो जिले की शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करे, देखे कि शिक्षा की गुणवत्ता, अलग अलग जो शिक्षा दी जा रही है, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षा दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के विरुद्ध शिक्षा दी जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के किसी समुदाय के विरुद्ध या 2 समुदायों को आपस में लड़वाने की शिक्षा दी जा रही है। ये निगरानी रखनी पड़ेगी शिक्षा व्यवस्था पर। जिलाधिकारी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो निगरानी कर पाए। तो ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए हमें अब प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो जो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन है, गठन कौन करेगा? संसद करेगी। प्रक्रिया क्या होगी? विधि बनाकर संसद कानून बनाएगी और कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई 1966 में ऑल इंडिया सर्विस का, फॉरेस्ट सर्विस के रूप में ऑल इंडिया सर्विस का गठन हुआ, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ वो संसद ने कानून बना करके किया। लेकिन संसद कानून बना के कब कर सकती है? इसमें एक शर्त है, इसमें एक शर्त है कि संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कब कर सकती है? तब कर सकती है जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले, जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। नई अखिल भारतीय सेवा तभी बनाई जाएगी, नई ऑल इंडिया सर्विस तभी बनाई जाएगी जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा कैसे प्रस्ताव पारित करेगी? अपने उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। क्या प्रस्ताव पारित करेगी? प्रस्ताव यह पारित करेगी कि राष्ट्रीय हित में, देश के हित में, राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है। जब यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि देश के हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जानी चाहिए, कौन पारित करेगा? यह प्रस्ताव राज्यसभा पारित करेगी। कैसे करेगी? जितने लोग राज्यसभा में मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से जब यह प्रस्ताव पारित कर देगी तो संसद कानून बना करके एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। हमने बताया कि 3 सर्विसेज तो एसेंशियली, अनिवार्य रूप से गठित की जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक न्यायिक सेवा, एक स्वास्थ्य सेवा और एक शिक्षा सेवा। बेहद आवश्यकता है वर्तमान समय में स्वास्थ्य, शिक्षा और जुडिशियल के लिए। देखो कब संसद के कान में जू रेंगती है और कब इस दिशा में कदम उठाया जाता है। तो ये सेवाओं के बारे में चर्चा हो गई। अब इन्हीं सेवाओं से संबंधित 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो सेवाएं हैं उनकी सेवा शर्तें क्या हैं। आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, सिविल सेवकों की सेवा शर्तें। सेवा शर्तें। अब इसमें जो सेवा शर्तें हैं, 3 तरीके की सेवा हमने आपको बताई। एक अखिल भारतीय सेवा है, दूसरी केंद्रीय सेवा है
और तीसरी राज्य सेवा है। 3 तरीके की सेवाएं हमने बताई। तो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के जो सिविल सेवक हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, इनके लिए जो सेवा शर्तों का निर्धारण है, सेवा शर्तों के निर्धारण का मतलब है कैसे नियुक्ति की जाएगी, कैसे सैलरी दी जाएगी, कब पदोन्नति होगी, कब कैसे प्रतिनियुक्ति होगी, कब रिटायरमेंट होगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे रिटायरमेंट पर, इत्यादि ये सारी बातें, इसको सेवा शर्तें कहते हैं। कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, ये सारी बातें सेवा शर्तें होती हैं। तो इन सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगी, संसद कानून बना करके करेगी। यदि संसद ने नहीं किया है, यदि संसद ने नहीं किया है तो राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो राज्य सेवा की सेवा शर्तों का निर्धारण है, यह राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। और यदि राज्य विधानमंडल ने नहीं किया है, तो फिर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा सेवा शर्तों का निर्धारण। तो वैसे तो संसद करेगी और राज्य विधानमंडल करेंगे, लेकिन अगर इन लोगों ने नहीं किया है तो क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सिविल सेवकों की सेवा शर्तें हो गई। अब कार्यकाल पदावधि कैसी होगी इनकी? आर्टिकल 310 सिविल सेवकों का कार्यकाल या पदावधि, टेन्योर, टर्म कुछ भी कह लो, फिर वही बात है। 3 तरीके की सिविल सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के जो कर्मचारी हैं, इनका जो कार्यकाल है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और जो राज्य सेवा के कर्मचारी हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के जो कर्मचारी हैं वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, और राज्य सेवा के पदाधिकारी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक राज्यपाल चाहेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही है, इच्छा पर्यंत। लेकिन अब इसका तो मतलब यह है कि भाई दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे वैसे तो कब तक पद पर रहते हैं, 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है तो रिटायरमेंट की उम्र तक रहते हैं। रिटायरमेंट की उम्र कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्य में रिटायरमेंट की उम्र घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि सेवा शर्तें निर्धारित कर सकता है वो। तो ऐसी दशा में जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक पद पर बने रहेंगे। लेकिन रिटायरमेंट से पहले भी पद से बर्खास्तगी की जा सकती है, पद से हटाया जा सकता है, पद से बर्खास्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो चूंकि प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं तो प्रसाद पर्यंत का दुरुपयोग हो सकता है और पद से हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत का दुरुपयोग ना हो इसके लिए अगला आर्टिकल बनाया गया है और वो है आर्टिकल 311। ये देता है संरक्षण सिविल सेवकों को, संवैधानिक संरक्षण। ये सिविल सेवकों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देता है, संवैधानिक संरक्षण देता है। क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि यह कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य और केंद्रीय सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे और राज्य सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। तो अगर इनके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे तो प्रसाद पर्यंत का दुरुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग होने में इन्हें पद से हटाया जा सकता है अनावश्यक तरीके से। लेकिन ऐसा न किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान किसी को भी मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं देता, मनमाने तरीके से किसी को भी कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मनमाने तरीके से कार्य न हो सके, इस उद्देश्य के लिए आर्टिकल 311 सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। क्या संवैधानिक संरक्षण देता है? पहला संवैधानिक संरक्षण देता है कि किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई, किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कोई एक्शन लेना है। कार्रवाई का मतलब है जैसे मान लो बर्खास्तगी है, यानी नौकरी से निकाल देना है, या पदावनत करना है। पदावनत का मतलब है ऊपर से नीचे पद में भेज देना है। कोई एसडीएम है उसको तहसीलदार बना दिया, कोई डीएम है उसको एसडीएम बना दिया, यानी प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर दिया। ऊपर भेजने के बजाय नीचे भेज दिया तो प्रमोशन के बजाय डिमोशन कर दिया। तो ये सब कार्रवाइयां हैं इत्यादि, इन सबको कार्रवाई कहते हैं। तो किसी सिविल सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नियुक्त कर्ता, प्राधिकारी या उसके समकक्ष अगर कोई है तो द्वारा की जाएगी। पहली बात तो यह है कि जिसने नियुक्त किया है वही पद से हटाएगा, वही कोई एक्शन ले सकता है, वही डिमोशन कर सकता है, वही टर्मिनेट कर सकता है, सब वही करेगा। जैसे ऑल इंडिया सर्विस के पदाधिकारी हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति इन्हें नौकरी से निकाल सकता है, बाकी कोई इन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता। जो पीसीएस हैं, एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं, इनको राज्यपाल नियुक्त करता है, तो राज्यपाल ही इन्हें नौकरी से निकाल सकता है, बाकी कोई दूसरा इन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता। तो यह प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, जब भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई से पहले जांच की जाएगी। कार्रवाई से पहले जांच करनी होगी, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जांच में सिविल सेवक को
अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का युक्त युक्त अवसर दिया जाएगा। युक्त युक्त यानी रीजनेबल, तर्कसंगत, जितना तर्कसंगत हो उतना तर्कसंगत अवसर दिया जाएगा। यानी मुझे भी सुनो, मुझे सुने बिना मेरे विरुद्ध कार्रवाई मत करो। इसका मतलब ये होगा कि भाई पहले मेरी भी बात तो सुनो, अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन कोई लेना चाहता है तो मेरी भी बात तो सुन लो, बिना मेरी बात सुने मेरे खिलाफ क्यों एक्शन ले रहे हो, सीधी सी बात है। तो हर व्यक्ति को कार्रवाई करने से पहले, हर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जो तर्कसंगत हो। तो ये सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 311 में। ये इतनी बातें सिविल सेवकों की संरचना के लिए है। हमारा देश विश्व का अनोखा देश है जहां सिविल सेवाओं के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। बाकी अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल सेवकों के बारे में ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं। इसलिए हमारे देश का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधान की तुलना में अनूठा है, डिफरेंट है। आप क्योंकि देश की बैकबोन होंगे, सिविल सेवाओं को देश की बैकबोन कहते हैं, तो आप जिस सिविल सेवा में जा रहे हैं आप देश की बैकबोन की तरीके से काम करेंगे। आपकी क्षमता पर ही देश आगे जाएगा। क्योंकि देखो, जो प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कोई किसी मंत्री पद पर आता है, वो तो आयाराम गयाराम है। भाई उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो कुछ बन जाएंगे, नहीं आएगी नहीं बनेंगे, तो वो तो आयाराम गयाराम है। आज प्रधानमंत्री है कल नहीं है, आज मुख्यमंत्री है कल नहीं है, पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं इन सब चीज़ों की। तो देश कैसे चलता है, राज्य कैसे चलता है, ये इनको नहीं पता होता वास्तव में, ये इन्हें जानकारी नहीं होती। ये जानकारी किसे होती है? इन्हें होती है। कहाँ गए ये लोग हैं, आपको होती है ये जानकारी, आपको होगी जब आप सिविल सेवाओं में जाओगे तो ये जानकारी आपको होगी कि देश कैसे चलता है, विदेश मंत्रालय कैसे चलता है, रक्षा मंत्रालय कैसे चलता है, गृह मंत्रालय कैसे चलता है, ये जानकारी आपको होती है। आप मंत्रियों को समझाते हैं, बताते हैं, आप सलाह देते हैं। मंत्री का इतना विवेक होता है कि मंत्री आपकी सलाह माने या ना माने। जब मंत्री आपकी सलाह मान लेता है तो अच्छे निर्णय ले लेता है, जब मंत्री आपकी सलाह नहीं मानता तो अच्छे निर्णय नहीं लेता। इतनी सी बात है। तो अगर मंत्री अच्छे निर्णय ले रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अच्छे निर्णय ले रहा है, तो इसके पीछे उसकी अपनी सोच तो है ही, लेकिन शासन प्रशासन चलाने का उसका कोई पुराना अनुभव नहीं है। ये सारी समझ ये सिविल सेवक ही हैं जो उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसे बताते हैं कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। ये सब कुछ सिविल सेवाओं की भूमिका पर निर्भर करता है। इसीलिए सिविल सेवाओं को इस देश की बैकबोन कहा जाता है और इसीलिए सिविल सेवाओं का चयन करने के लिए कठोरतम परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसीलिए यूपीएससी ने जो सिविल सेवाओं की परीक्षा का आयोजन किया है वो अच्छे तरीके से आयोजन किया जाता है। मैं तो नहीं कहूँगा कठोर, क्योंकि इससे भी टफ एग्जाम लिया जा सकता है, इससे भी टफ पेपर बनाया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी इतना टफ पेपर नहीं बनाता, इतना कठिन पेपर नहीं बनाता और आपका एग्जाम लेता है। तो अभी कल देखो, अभी जीएस के 4 पेपर हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जीएस के चारों पेपर कल संपन्न हो गए। अब 5 दिन का ब्रेक मिल गया, अब इसके बाद फिर ऑप्शनल का पेपर होगा सीधे। तो जीएस के जो पेपर हैं आपने देखे होंगे, सेकंड पेपर का जो डिस्कशन कल हमने किया था शाम को 3 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे के बीच। तो जीएस का जो सेकंड पेपर है जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिक पे जितने जितने क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, गवर्नेंस के 4 क्वेश्चन थे, आईआर के 4 क्वेश्चन थे और सोशल जस्टिस के 2 क्वेश्चन थे। तो ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन की एनालिसिस कल हमने क्लास में की है, ऑनलाइन क्लास में की है हमने। ऑनलाइन क्लास थी वो, लाइव क्लास थी कल वो, केवल ऐप पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर थी, जिससे कि अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। आप भी देख सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है और हमें किस तरीके से आंसर करना है। तो जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, कल जो पेपर आया है बेहद आसान है, सरल है। और दूसरी बात यह है कि अगर 1 साल आपने करंट अफेयर्स पर फोकस कर रखा है, 1 साल अगर आपने करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस कर रखा है तो पेपर आपके लिए था, पेपर आपके लिए था। जिसने भी 1 साल का करंट अफेयर्स फोकस कर रखा है। बार बार बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, आप में से ही पूछते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हो, मुझे मैसेज भी कर देते हैं सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है, एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर में आप ये भी पूछते हैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को छोड़ करके जो राजनीतिक वक्तव्य हैं, राजनेताओं की उठापटक है, उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी देश विदेश की जितनी खबरें हैं, खेल कूद छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो मनोरंजन छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो जितनी देश विदेश की खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो एडिटोरियल पेज है, संपादकीय पृष्ठ है, जो लेख आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए थे सब समाचार पत्र की घटनाओं से ही उठकर आए थे। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा के केंद्र में है कई वर्षों से। 2023 में एक कमेटी बनाई गई, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन था कल, जीएस का पहला क्वेश्चन था सेकंड पेपर का, वन नेशन वन इलेक्शन। मीडिएशन एक्ट 2023 बनाया गया, हमने लिखा है आपको 2 लाइन 3 लाइन 4-5 लाइन लिखाई हमने आपको, जब जुडिशरी पढ़ाया तो मीडिएशन एक्ट हमने लिखा है आपको। मीडिएशन एक्ट 2023 बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि मीडिएशन क्या है, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, न्याय देने का वैकल्पिक साधन है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बना वो न्याय के वैकल्पिक साधन पर बन गया, क्योंकि सीधे सीधे करंट पर पूछा भी नहीं जाता है, उसके बैकग्राउंड पर भी पूछा जाता है। तो न्याय के वैकल्पिक साधनों में लोक अदालत और ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन 2 पर सवाल आ गए। हमने दोनों आपको लिखाए हैं, लोक अदालत भी हमने आपको लिखाया है और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी हमने आपको लिखाया है। तो इन दोनों पर क्वेश्चन आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। दूसरा क्वेश्चन यही था। तो आप देखोगे जो नोट्स हम लोग पढ़ते रहेंगे उसी नोट्स के दायरे से क्वेश्चन बनेंगे। और 1 साल जो आपने करंट पढ़ा है, अगर करंट की समझ आपने विकसित कर ली है और उस करंट से रिलेटेड जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो पढ़ लिया है आपने, तो पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चन है आपका सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पॉलिटी की नहीं, मैं पूरे जीएस सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। तो पूरा का पूरा टॉपिक आपकी मुट्ठी में है। जैसे आईआर पर क्वेश्चन आया, मालदीव पर क्वेश्चन आया, आना स्वाभाविक था क्योंकि मालदीव से हमारे रिश्ते उतार चढ़ाव वाले हैं इस समय। मुझे ने आते ही बाजी पलटने की कोशिश की तो मालदीव क्वेश्चन आ गया। अगली बार श्रीलंका पर आएगा तय है।
क्यों आएगा? इस बात की संभावना है, नहीं कहा जा सकता, संभावना है अगली बार श्रीलंका पर। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में मार्क्सवादी दल की सरकार आ गई, जो राष्ट्रपति चुना गया वो मार्क्सवादी दल का चुना गया, वो चीन का समर्थक है, भारत का समर्थक नहीं है। तो अब इस बात का भय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका नया मालदीव साबित होने लगे हमारे लिए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो जो घटनाक्रम घटते हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सोशल जस्टिस में देखो, क्वेश्चन पूछा गया गरीबी और कुपोषण को लेकर के, तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, वर्ल्ड बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की खूब तारीफ की कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो विगत वर्षों में प्रयास किए गए वो बड़े अच्छे हैं और भारत पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से लोगों को निकालने में सहायक रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई गरीबी को लेकर के, तो गरीबी और कुपोषण पर सवाल आ गया। करंट से जुड़े रहो, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन गेस कर सकते हो क्या आने वाले हैं। मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आई है। पूरे के पूरे क्वेश्चन गेस कर सकते हो क्या आने वाला है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, मंथली मैगजीन भी फॉलो कीजिए। मान लो न्यूज़पेपर में किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए, कहीं चले गए, कुछ भी हो गया, या किसी न्यूज़पेपर ने किसी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कवर नहीं किया, हल्के में कवर कर लिया, तो मंथली मैगजीन लेने से वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं पढ़ने से। तो अगर आप इतना करंट इस तरीके से पढ़ते रहोगे तो एग्जाम आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होगा इतनी जल्दी। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना में तो एग्जाम देना नहीं है कि 5 साल पढ़ना है, हमें तो 1 साल तैयारी करनी है, अच्छे से 1-1.5 साल तैयारी करनी है, और 1-1.5 साल की तैयारी में हमें एग्जाम निकाल लेना है। हर हाल में निकल जाता है, निकाला जा सकता है, बशर्ते इसी तरीके से विजिलेंट रह करके, इसी तरीके से अवेयर रह करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से अवेयर रह करके तैयारी करोगे तो आप आसानी से पूरा का पूरा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। हर स्टेज आपके लिए हलवा होगा, बिल्कुल आसान होगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन बस वही बात है कि हम सोचते तो बहुत अच्छा है, कर नहीं पाते हैं। हम योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं। हम रणनीति तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, उस रणनीति पर अमल नहीं करते हैं, तो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये जो गैप है ना योजना बनाने और लागू करने का, इससे हमारा देश त्रस्त रहा है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक। हमने योजनाएं अच्छी अच्छी बनाई देश के विकास के लिए, लेकिन हम लागू नहीं कर पाए, इसलिए देश अभी तक विकसित नहीं हो पाया। अन्यथा शायद हो जाता, क्योंकि योजनाएं अच्छी बनाई गई, लेकिन लागू करने और योजनाएं बनाने और लागू करने में गैप रहा, एक अंतराल रहा, क्योंकि हमने व्यावहारिक धरातल, व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बनाई। योजनाएं आदर्शवादी सोच को ध्यान में रखकर बनाई, तो व्यावहारिक धरातल पर लागू भी नहीं हो पाई। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ने की रणनीति बनाओ तो बहुत आदर्शवादी सोच के अंतर्गत मत बनाओ। आप पढ़ने की रणनीति बनाओ व्यावहारिक धरातल पर कि आपके पास कितना समय है एक दिन में। आप कॉलेज गोइंग बच्चे हो या कॉलेज गोइंग नहीं हो, कहीं पर वर्क कर रहे हो या पूरा दिन घर पर हो, केवल तैयारी कर रहे हो, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, और इस बेस्ट यूटिलाइजेशन में प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, व्यावहारिक तरीके से कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी भाग में लोक सेवा आयोग के बारे में भी चर्चा है, तो लोक सेवा आयोग के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि संघ के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अलग अलग आयोग होंगे। संघ के लिए एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, यूपीएससी होगा, पूरा फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन एक गुंजाइश यह भी छोड़ी गई है कि मान लो कोई नया राज्य बना और उसमें राज्य लोक सेवा आयोग अलग नहीं है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाएगी, 2 या अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाएगी, और कानून बना करके ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। है आप जिस राज्य से आते हैं, आप यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यूनियन लेवल पर, भारत सरकार के स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, आर्टिकल 315 ये कहता है। लेकिन अगर मान लो कोई राज्य ऐसा है या कुछ राज्य ऐसे हैं, कोई नए राज्य बन गए और उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना नहीं की जा सकी है, तो पार्लियामेंट को यह राइट दिया गया है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, कानून बनाकर करेगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी, और कानून बना करके उन राज्यों के लिए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, तब तक के लिए जब तक कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोग स्थापित नहीं हो जाते। तो ये प्रावधान किया जा सकता है, आर्टिकल 315 कहता है। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी स्टेट में, हमारे यहाँ इस समय तो ज्वाइंट सर्विस स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं। हाँ, यूपीएससी और स्टेट पीएससी हैं। अब इनमें कैसे नियुक्तियां की जाती हैं और कैसे कितने सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक तरफ यूपीएससी लिखेंगे, एक तरफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लिखेंगे,
और इधर विशेषताएं लिख लेते हैं। कैसे संरचना निर्मित होती है? यूपीएससी में एक अध्यक्ष होगा प्लस सदस्य होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति तय करेगा कि यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे। समय समय पर राष्ट्रपति यूपीएससी में मेंबर्स की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति तय करे। इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो राज्यपाल तय करेगा, राज्यपाल निश्चित करेगा कि कितने मेंबर होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। इस तरीके से एक अध्यक्ष और सदस्य यूपीएससी में होंगे और अध्यक्ष और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सदस्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होंगे। नियुक्ति कैसे की जाएगी इनकी? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। योग्यता क्या होगी? कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि आयोग के न्यूनतम आधे सदस्य वे होंगे जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सरकारी सेवा की है। यानी दोनों के लिए एक है, इसलिए मैंने दोनों को मिला के लिख दिया। दोनों के लिए यही योग्यता है कि आयोग के न्यूनतम आधे सदस्य, यानी मान लो संघ लोक सेवा आयोग में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 में से 5 कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सरकारी सेवा की हो, 10 साल सरकारी नौकरी की हो। बस सरकारी नौकरी किस ग्रेड की हो ये नहीं पता, बाकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बाकी आधे जो सदस्य होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी इसकी भी जानकारी नहीं है, इसका भी वर्णन नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि केंद्र के स्तर पर यूपीएससी में तो इसका दुरुपयोग नहीं होता है, लेकिन राज्यों में इसका दुरुपयोग होता है। बहुत पहले कुछ राज्यों ने ऐसे भी व्यक्ति को मेंबर बना दिया जो ग्रेजुएट भी नहीं था, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं थी। ये अच्छी, हालांकि काफी पुरानी बात हो गई, अब ऐसा नहीं होता। अब इन बातों का तो ध्यान जरूर रखा जाता है कि भाई ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को बताएं जो ग्रेजुएट तो हो। लेकिन राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग होता है। जैसे इसको आप पॉलिटिकल मत लीजिएगा, ले भी लेंगे तो फिर आप खुद समझिएगा, क्योंकि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो आप पॉलिटिकल ले लेंगे तो मेरी सेहत को ये असर पड़ने वाला नहीं है। तो अभी जब राजस्थान में इसके पहले वाली सरकार थी, गहलोत वाली सरकार थी, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया एक महिला को। वो महिला कांग्रेस की कार्यकर्त्री थी, कांग्रेस से विधायकी का चुनाव लड़ती थी। चुनाव नहीं जीत पाई, ये अलग बात है, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ा करती थी वो कांग्रेस से, और उस एक्टिव पॉलिटिकल कार्यकर्ता को राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया गया। ये दूषित प्रवृत्तियां हैं। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, इसको पॉलिटिकल मत लेना, ले भी लोगे तो फिर ये तुम्हारी बुद्धि है, अपना समझो। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इस तरीके की दूषित प्रवृत्तियां राज्यों में उत्पन्न होती रही हैं, राज्यों में उत्पन्न होती रही हैं। क्योंकि पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को तो हम नहीं बना सकते ना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तो, जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनका तो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होगा, वो कैसे निष्पक्ष लोक सेवाओं का चयन करेंगे, वो कैसे निष्पक्षता से इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन होंगे। लोक सेवा आयोग के मेंबर होने का मतलब कि इंटरव्यू लेने के लिए जो बोर्ड बनेगा उसका चेयरमैन होगी वो महिला। अब वो महिला इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड की चेयरमैन होगी, और है कौन? वो पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता है। कैसे निष्पक्ष तरीके से इंटरव्यू लेगी भाई? ये तो दूषित प्रवृत्ति है। तो राज्यों में इस तरीके की दूषित प्रवृत्तियां जन्म लेती रही हैं, राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम उत्पन्न होते रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया जिससे कि आप समझ सको कि जो भारत सरकार के लेवल पर है, शुरुआत से ही लिखा तो नहीं गया, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियां तो नहीं हुई हैं, लेकिन राज्य सरकारों के स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। पुराने बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं पुराने नहीं देना चाहता क्योंकि पुराने में तो बहुत सारे स्टेट फिर और कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो मैंने आपको बताया। इसमें नाम लेके मैंने इसलिए बता दिया कि आपको सीधे सीधे पता लग जाए कि हाँ क्या कैसे कहाँ हुआ। हालांकि इस स्टेटमेंट का कोई पॉलिटिकल मंतव्य नहीं था। आप निकाल सकते हैं तो ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता है, निकाल लेंगे तो मेरी सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम फैक्ट बताना है, मैंने आपको फैक्ट बता दिया। कार्यकाल, जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक का है। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक है। 6 वर्ष या 65 साल मैक्सिमम, जो भी पहले हो। अगर 6 साल पहले हो गया तो रिटायर हो जाएंगे। मान लो 62 साल में नियुक्ति की गई तो 3 साल के बाद 65 साल हो जाएगी उम्र। 6 साल कार्यकाल नहीं हो पाएगा तो 3 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 ईयर्स, 6 वर्ष या मैक्सिमम 62 ईयर्स, ये इनका कार्यकाल है। पद मुक्ति, कैसे इन्हें पद से हटाया जाता है? विशेषता, पद मुक्ति कैसे होगी? इन्हें जो हटाने का तरीका और आधार है,
दोनों के लिए एक है, यूपीएससी और एसपीएससी के लिए। राष्ट्रपति द्वारा। अब देखो, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य है उसको नियुक्त तो राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी वाले में तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन स्टेट पीएससी वाले में नियुक्त राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, जिससे कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजनीतिक दुर्भावना से मुक्त होकर के, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर के अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। कैसे हटाएगा राष्ट्रपति? उच्चतम न्यायालय से जांच कराने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अगर जांच रिपोर्ट में वो दोषी नहीं पाया गया है तो पद से नहीं हटाया जा सकता, और अगर जांच रिपोर्ट में वो दोषी पाया गया है तो पद से तुरंत हटाया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। जो वेतन भत्ते हैं इनके, यूपीएससी के जो वेतन भत्ते हैं अध्यक्ष और सदस्य के, वो भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत की संचित निधि पर भारित है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है। भारित व्यय क्या होते हैं इसकी डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं कि इनमें कार्यकाल के दौरान, पद पर रहने के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनमें कमी नहीं की जा सकती। इन वेतन भत्तों पर, इन व्ययों पर संसद केवल चर्चा कर सकती है, संसद में मतदान नहीं हो सकता, तो उन्हें भारित व्यय कहते हैं। ये सारे के सारे भारित व्यय बजट के साथ पेश किए जाते हैं। तो ये भारित व्यय की जो डिटेल है, मैंने कहा था आप उसे अलग से पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने इसे ग्रुप में शेयर भी कर दिया है आपके लिए, भारित व्यय की डिटेल ग्रुप में शेयर की है, तो उसे पढ़िएगा। तो ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उसी को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बाकी ग्रुप की तरीके से मैं कूड़ा नहीं भर देना चाहता, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये मेरा पर्पस नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही मैं शेयर करता हूँ, बाकी जो चीज़ हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए बहुत सोच समझ करके मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गार्बेज आपके दिमाग में इकट्ठा कर दूँ। विशेषता, कार्य क्या है? अब कार्य का जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 320, बस 420 से 100 कम है, 420 में -100 कर दो तो 320। अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्यों के विषय में बताया गया है, क्या करते हैं दोनों के कार्य के विषय में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी। अनुच्छेद देखिए, संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है? नंबर 1, अखिल भारतीय सेवा, पूरा लिखूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ जाओगे, इतना लिख चुके हैं। अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन, एग्जाम कंडक्ट कराता है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए। अब देखो, जो यूपीएससी है वो सबके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिविल सर्विसेज के लिए भी और मिलिट्री सर्विसेज के लिए भी, सिविल सेवाओं के लिए भी और सैन्य सेवाओं के लिए भी। इसीलिए ये सिविल सेवा आयोग नहीं है, ये सिविल सेवा आयोग नहीं है, ये लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, संघ लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्यों? क्योंकि वो लोक सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराता है, उसमें एनडीए का एग्जाम भी शामिल है, सीडीएस का एग्जाम भी शामिल है, मिलिट्री वाले एग्जाम भी शामिल है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी शामिल है, इसलिए वो लोक सेवा आयोग है। तो और आपकी जो सेवाएं हैं वो सिविल सेवाएं हैं, लोक सेवा का छोटा हिस्सा है। दूसरी बात, राज्यों की अपेक्षा पर भर्ती आदि विषयों पर परामर्श देना या सहायता करना, जैसा राज्य चाहे, राष्ट्रपति को परामर्श देना। दो कार्य हमने लिखा कि भाई अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के जो सदस्य हैं उनके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है यूपीएससी, उसी की तैयारी करने आप आए हुए हैं यहाँ पर। और राज्यों की अपेक्षा पर अगर राज्य चाहें तो भर्ती आदि के लिए संघ लोक सेवा आयोग उनको परामर्श दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है, उनके लिए खुद भर्ती योजना तैयार कर सकता है। राज्यों के लिए भर्ती योजना यूपीएससी खुद तैयार कर सकता है, सहायता करना, जैसी सहायता मांगे, जैसी अपेक्षा करें, जो कहेंगे वो करेगा, जो मदद मांगेंगे राज्य लोक सेवा आयोग वो मदद करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग जो मदद मांगेंगे वो मदद यूपीएससी करेगा। ये दो काम है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण काम उसका राष्ट्रपति को सलाह देना है, परामर्श देना है। किन मामलों पर? बहुत सारे मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना है। किन मामलों पर परामर्श देना है? दूसरी बात, पहली बात, भर्ती, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए सिद्धांत, कैसे भर्ती आयोजित होगी, कैसे डेपुटेशन होना चाहिए, इन सब के लिए सिद्धांत के बारे में। दूसरी बात, भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता, कौन लोग उपयुक्त हैं, कौन लोग भर्ती पाने के उपयुक्त हैं, कौन लोग पदोन्नति के उपयुक्त हैं, कौन लोग प्रतिनियुक्ति के उपयुक्त हैं, कौन किसके लिए उपयुक्त है, कौन किसके लिए उपयोगी है। तो एग्जाम लेकर के या इंटरव्यू लेकर के वो बताता है कि कौन किसके लिए उपयोगी है। सिविल सेवकों के अनुशासनात्मक मामलों में कार्रवाई हेतु
अगर सिविल सेवक के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, तो बिना यूपीएससी की सलाह के नहीं की जाएगी। सिविल सेवक को न्यायालय में विधिक बचाव हेतु क्षतिपूर्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो किसी सिविल सेवक के ऊपर कोई मुकदमा कर देता है कार्यालय जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में। एक तो मुकदमा होता है कि भैया उसने रिश्वतखोरी की है, तो रिश्वत लेना तो प्राइवेट मामला है, व्यक्तिगत मामला है, तो इस पे मुकदमा चलेगा और इसमें दंड मिलेगा, अलग से सजा मिलेगी। लेकिन मान लो सिविल सेवक पद पर रहते हुए सरकारी नियमों कानूनों का उपयोग करते हुए जिम्मेदारी निभा रहा है और इस जिम्मेदारी निभाने में उससे कोई गलती हो जाती है या जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं, तो कोई उस पर मुकदमा कर देता है सिविल सेवक के खिलाफ। ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई सिविल सेवक के खिलाफ मुकदमा करेगा तो न्यायालय में उसे अपना बचाव भी करना पड़ेगा। तो उस बचाव में वकील का जो खर्च है, न्यायालय का जो खर्च है, क्योंकि सिविल सेवक ने सरकार के लिए काम किया है ना, वो तो उसका जो पैसा है न्यायालय के खर्च का पैसा उसे देना चाहिए। तो अगर वो ऐसे पैसे की डिमांड करता है तो यूपीएससी राय लेकर के ही ऐसा यूपीएससी से राय लेकर के ही ऐसा पैसा दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषय, राष्ट्रपति जो विषय उसे सौंपे उस विषय पर वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ठीक इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के भी कार्य हैं। आर्टिकल सेम है। पहला कार्य है राज्य सेवा के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन और दूसरा कार्य है राज्यपाल को परामर्श देना। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को परामर्श देता है। इन सारे विषयों में जो हमने लिखा है यही सारे कार्य यहां भी हो जाएंगे। बस जो अंतिम है वो बदल जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति कोई विषय नहीं सौंप सकता, राज्यपाल ही सौंप सकता है। तो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय, राज्यपाल जो विषय सौंपेगा उस विषय पर राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श प्रदान करेगा। तो ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हो गए। अब इसके बाद विशेषता यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट आर्टिकल 323। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। संघ लोक सेवा आयोग हर प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार की जाती है, सालाना रिपोर्ट आती है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी प्रतिवर्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अपना रिपोर्ट अपने राज्यपाल को देगा, जिस राज्य का है उस राज्य के राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के बारे में चर्चा हुई। अब इस चर्चा में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की भूमिका की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। मेरे पास तो आलोचना के लिए बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तर्क हैं, रीजंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सीमाओं के बारे में, उनकी कमियों के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाएगा आलोचना के संदर्भ में। अगर पूछा जाता है तो अच्छा ही लिखना है, बुरा लिखोगे तो आपके नंबर भी वो काट लेंगे। तो इसलिए हम लोग इस बात की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मेन एग्जामिनेशन के लिए पूछा जा सकता है, हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं, और वो है यूपीएससी स्टेट पीएससी यानी आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान। इसका अर्थ यह है कि हमने जो संघ लोक सेवा आयोग बनाया है या जो राज्य लोक सेवा आयोग बनाया है, वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को हमने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था बनाए रखने का उपाय संविधान में किया है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान यानी हमने ये कोशिश की है कि हमारे ये आयोग निष्पक्ष रहें, स्वतंत्र हैं, सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहें, जिससे निष्पक्ष आधारों पर सिविल सेवकों का चयन किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि सिविल सेवक इस देश की बैकबोन है।
इस उद्देश्य के लिए। अब यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रावधान हैं जो सिविल सेवकों की निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं, या सिविल सेवकों की निष्पक्षता, सिविल सेवा आयोगों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, टिप्पणी कीजिए, कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्या प्रावधान किए गए हैं? पहली बात, इनकी नियुक्ति पर पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिटायर होने के बाद ये भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते। रिटायर होने के बाद ये उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य दोबारा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। तो पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है। हाँ, कुछ लिबर्टी है, वो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है। इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल के दौरान इनके सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल और केवल आयोग में ही इनकी कुछ नियुक्तियां पॉसिबल हैं। वो कैसे हैं आपको लिखाते हैं, पहले लिखो, यहाँ पर लिखो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान लिखो। लोक सेवा आयोगों को संविधान के अंतर्गत, लोक सेवा आयोगों को संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, लोक सेवा आयोगों को संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे देश के लिए सक्षम सिविल सेवकों का चयन किया जा सके। सक्षम सिविल सेवकों या लोक सेवकों दोनों लिख सकते हो। जिससे देश के लिए सक्षम लोक सेवकों का चयन किया जा सके। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं डैश। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पदमुक्ति का तरीका, जैसे हटाने का जो तरीका है वो कठोर है। पदमुक्ति का तरीका ब्रैकेट में लिखो, कठोर, कठोर तरीका है। दूसरा पॉइंट लिखो, पदमुक्ति का तरीका कठोर। दूसरा पॉइंट लिखो, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित घोषित किए गए हैं। अलग अलग तरीके से है भारित, संचित निधि पर भारित घोषित किए गए। अगला पॉइंट लिखो, कैसे किए गए वो भी लिखा है हम लोगों ने। अगला पॉइंट लिखो, कार्यकाल के दौरान इनकी सेवा शर्तों में, कार्यकाल के दौरान इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिखो, पदमुक्ति के पश्चात, पदमुक्ति के पश्चात सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी पदमुक्ति के पश्चात सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं की जा सकती। पदमुक्ति के पश्चात यानी पद से हटने के पश्चात या सेवानिवृत्ति के पश्चात, कुछ भी लिख सकते हो, सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार के अधीन, भारत सरकार राज्य सरकार दोनों, सरकार के अधीन इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेवानिवृत्ति के पश्चात, रिटायर होने के बाद या पद से हटने के बाद, सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। पुनः उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, दोबारा उसी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनः उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। किंतु छूट यह है कि डैश, पहला पॉइंट लिखो, किंतु छूट यह है कि, अब क्या छूट है इसमें, लिबर्टी क्या मिली हुई है वो लिख लो। किंतु छूट यह है कि डैश, पहला पॉइंट लिखो, देखो जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो रिटायर होने के बाद न तो सरकार के अधीन कोई पद पाएगा और न ही उसकी आयोग में दोबारा अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होगी। लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है या दूसरे राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्यक्ष बन सकता है, जैसा जुगाड़ हो। व्यावहारिक बातें कहने वाली, क्योंकि जुगाड़ के ही पद है ये सब। तो लिखो, किंतु छूट यह है कि डैश, पहला पॉइंट लिखो, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, यूपीएससी का मेंबर, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्यक्ष बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों का अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, जैसा जुगाड़ हो। पहले मैंने कहा सब अप्रोच के पद हैं, जुगाड़ है तो आदमी बन जाता है। अगला पॉइंट लिखो,
राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी आयोग, उसी आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, उसी आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, उसी आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जैसा जुगाड़, ये लिखना नहीं है तो समझाने के लिए बता रहे हैं। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, अथवा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, अथवा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूरी चर्चा, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई आयोगों की निष्पक्षता के प्रावधान है, पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है, लेकिन ये लिबर्टी है, ये छूट है। अब इसके बाद आयोग के विषय में ये चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नई यूनिट है हमारी वो है इलेक्शन। इलेक्शन भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329, आर्टिकल 324 से लेकर के 329, ये इलेक्शन के बारे में चर्चा है। तो हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन फेयर होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, किसी भी तरीके के प्रेशर, किसी भी तरीके के दबाव, पक्षपात से मुक्त होने चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान में कर दिया गया और आर्टिकल 324 में ऐसे आयोग की रचना का प्रावधान कर दिया गया। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके गठन को लेकर के बड़े सारे चैलेंजेस आए हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर आगे सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बनाया गया है। कैसे निर्वाचन संपन्न कराता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि कैसे इलेक्शन कराता है, क्या क्या काम करता है, परिसीमन का काम करता है, इलेक्शन का काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है, सब पढ़ेंगे आगे, सारी चर्चा करेंगे। तो कैसे इलेक्शन कमीशन बनता है पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो शुरुआत थी इलेक्शन कमीशन को लेकर के 1950 से लेकर के 1989 तक, इसमें केवल एक सदस्य था। 1989 से लेकर के 1990 तक ये 3 सदस्यों वाला बना दिया गया था, बहुसदस्यीय हो गया। 1990 से लेकर के 1993 तक विवाद हुआ तो फिर से एक सदस्य बना दिया गया इसमें। लेकिन 1993 से लेकर के वर्तमान समय तक, आज तक, ये बहुसदस्यीय बना हुआ है। बहुसदस्यीय बना हुआ है, यानी 3 लोग हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो शुरुआत ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जनसंख्या कम थी भारत में, तो वोट देने वाले लोगों की संख्या कम थी, तो एक आदमी सारा कंट्रोल कर ले जाता था। लेकिन 1989 में जो वोटिंग की एज थी वो घटा दी गई, पहले 21 ईयर्स थी, घटा के 18 साल कर दी गई। इससे अचानक बोझ बढ़ा, फिर आगे और सारे नए नए प्रयोग करने थे अच्छे इलेक्शन को लेकर के, तो फिर बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन फिर विवाद होने लगे तो फिर एक सदस्य बनाया गया। फिर अंत में यह तय किया गया कि नहीं, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं इसलिए बहुसदस्यीय होना चाहिए, तो एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको अध्यक्ष और सदस्य नहीं कहते, उनके अलग अलग नाम है। क्या नाम है? अध्यक्ष को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, CEC, मुख्य, या इसको अलग लिख दे रहे हैं हम यहाँ के बजाय। इसका मतलब ये है कि अब जो इलेक्शन कमीशन है, अब जो निर्वाचन आयोग है वर्तमान समय में, वो तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष और सदस्य को अध्यक्ष और सदस्य नहीं कहते, बल्कि इनका अलग नामकरण कर दिया गया है, इनको अलग नाम से पुकारा जाता है। अध्यक्ष को CEC कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। और जो सदस्य होते हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। यानी निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 और 2 इलेक्शन कमिश्नर, 1993 से यही व्यवस्था कंटिन्यू है। तो जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत से लिए जाते हैं। 3 सदस्यीय आयोग है, तो या तो तीनों की सहमति से निर्णय होगा या कम से कम 2, क्योंकि 3 में बहुमत 2 का होगा, तो कम से कम 2 की सहमति से कोई भी निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश बड़ा है, जनसंख्या बढ़ गई है, चुनाव कराना जटिल हो गया है, इसलिए निर्वाचन के संबंध में भागीदारी के आधार पर, सहभागिता के आधार पर निर्णय लिया जा सके और जटिल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेहतर चुनाव संपन्न समय पर कराया जा सके, इस उद्देश्य के लिए ये व्यवस्था की गई। इनकी जो नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन ये परंपरा है कि किसी सिविल सर्वेंट को, सीनियर सिविल सर्वेंट को ही बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव कराना बेहद टेक्निकल है, जटिल है। इसलिए जिन्हें देश में चुनाव कराने का लंबा अनुभव रहा हो, चुनाव कराने की निगरानी का लंबा अनुभव रहा हो, ऐसे ही लोगों को यहाँ पद पर बैठाया जाना चाहिए। ये इसके पीछे का भाव है, इसके पीछे की ये सोच है। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अभी चेंज किया गया है, इसमें चेंज क्या किया गया है, एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होगी। और उस समिति में कौन शामिल होगा? समिति में शामिल होगा प्रधानमंत्री, संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा का विपक्ष का नेता। ये 3 सदस्यीय एक समिति होगी। इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी सिविल सेवक को ही, क्योंकि किसी सिविल सेवक को ही अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? हमने बताया कि चुनाव कराने का जिसे दीर्घकालीन अनुभव है, या चुनाव के सुपरविजन का, मॉनिटरिंग का जिसे दीर्घकालीन अनुभव है, उसे ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। तो एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कार्यकाल, और ये समिति की सिफारिश भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, बस। बाकी ये सब तो अलग कानून बना करके लिखे गए हैं, ये जो प्रावधान लिख रहा हूँ। पदमुक्ति ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये भी ध्यान रखना क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या नहीं है, वो बताता चल रहा हूँ। पदमुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये है कि जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, वैसे पद से हटाया जाएगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि उसे हटाने का प्रावधान कठोर है, तो निष्पक्षता से काम करेगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके हटाने का प्रावधान बेहद खराब है। ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर। बस, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, कोई संरक्षण नहीं दिया गया। बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर परामर्श देगा, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें पद से कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसके ऑफिस को प्रोटेक्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, इसके ऑफिस को प्रोटेक्शन नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके लिए संविधान संशोधन किया जाना चाहिए। अब नियुक्ति संबंधी विवाद भी रहा है विगत वर्षों में। एक्चुअली पहले समिति की सिफारिश पर नियुक्ति नहीं होती थी, पहले राष्ट्रपति ऐसे ही नियुक्त कर देता था मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। लेकिन एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का मामला। और अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। उस समिति में पीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होगा, और सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी बनेगी, और यह कमेटी नामों की रिकमेंडेशन करेगी, जिस नाम की रिकमेंडेशन करेगी वो बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सराहनीय भी है और आलोचना का केंद्र भी है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि अब तक केवल मंत्रिपरिषद के सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ज्यादा अच्छा होगा कि एक समिति की सिफारिश पर की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये दृष्टिकोण, ये नजरिया बेहद अच्छा है। लेकिन आलोचना क्या है, इसकी कमी यह है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति का हिस्सा बना दिया। अब समिति की बैठकें आयोजित करना या समिति में किसी सिविल सेवक का नाम चुनना कि किसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा, किसको अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा, ये कार्यपालिका का कार्य है, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जहां कार्यपालिका गड़बड़ करेगी वहां न्याय देगा मामलों की सुनवाई करते हुए, लेकिन जो रेगुलर फंक्शन है उसमें रोल नहीं प्ले कर सकता। अब यहां तो रेगुलर फंक्शन में रोल प्ले करने का अधिकार दे दिया, तो ये जुडिशियल ओवर रीच है, न्यायिक अति सक्रियता है। नतीजा ये हुआ कि संसद ने 2023 में एक विधेयक पेश किया, और उस विधेयक के माध्यम से इसको चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या कर दिया कि समिति में पीएम रहेगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, जो भी हमने लिखाया, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा रहेगा। यानी सीजीआई की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया। और यह भी कह दिया कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, वो सर्च कमेटी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, देश का सबसे सीनियर पब्लिक सर्वेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। और वो सर्च कमेटी नामों का पैनल तैयार करेगी कि किन नामों की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति से की जानी चाहिए। उन्हीं नामों पर ये जो 3 लोगों की समिति है वो विचार करेगी और राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी कोशिश है, जिससे कि निर्वाचन आयोग की शुचिता को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सके। तो फिलहाल अब नियुक्ति इसी तरीके से होगी। तो निर्वाचन आयोग में जो नियुक्ति को लेकर के विवाद उठा था, अब विवाद खत्म है। तो लिख लो यहाँ पर नियुक्ति संबंधी लिखो, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर विवाद उत्पन्न किया गया। विवाद उत्पन्न किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय ने
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया कि इनकी नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएंगी। इनकी नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएंगी। समिति में प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, समिति में प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होगा। किंतु कार्यकारी कार्यों में, एग्जीक्यूटिव कार्यों में मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल करना, कार्यकारी कार्यों में मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल करना न्यायिक अति सक्रियता माना गया, जुडिशियल ओवररीच माना गया। अतः संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा नियुक्ति सेवा शर्तें आदि अधिनियम 2023 निर्मित किया। अतः संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त ब्रैकेट में नियुक्ति सेवा शर्तें आदि ब्रैकेट बंद अधिनियम 2023 निर्मित किया और यह प्रावधान किया कि इनकी नियुक्तियां सीसी और ईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्तियां एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएंगी। एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएंगी। समिति में प्रधानमंत्री, संघ सरकार का कैबिनेट मंत्री, संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा, संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, सामान्यतः लॉ मिनिस्टर होता है, संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होगा। और लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होगा। समिति के लिए नामों पर विचार करने के लिए, समिति के लिए नामों पर विचार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, खोजने वाली समिति, एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत का कैबिनेट सचिव करेगा। सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता भारत का कैबिनेट सचिव करेगा, जिसकी अध्यक्षता भारत का कैबिनेट सचिव करेगा। तो इस प्रकार निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के संबंध में, निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के संबंध में विवाद का समापन किया गया। तो ये हो गया नियुक्ति संबंधी विवाद। अब निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, किस तरीके से काम करता है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि समय अब कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इस चैट ऑन कर दीजिए बच्चों के लिए। तो चैट ऑन कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। जो डाउट पूछना चाहें, जो क्वेश्चन पूछना चाहें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेटेस्ट दिखाइएगा, वो तो बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, वो नहीं देखते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये याद नहीं होता है, रिवीजन करोगे याद होगा। कम से कम 5-6 बार पढ़ो, तब ना याद हो तब बताओ, लेकिन 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आंख बंद करो और सोचो कि जो पढ़ा कितना याद आ रहा है। ऐसे याद करो, ऐसे रिकॉल करो। तब कैसे याद किया जाए? अरे जैसे अब तक करते थे, इतनी परीक्षाएं पास कर ली, बिना याद किए थोड़ी पास किया होगा। कैसे याद करते थे वैसे याद करो, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, वैसे याद करना है। ऑल टॉपिक्स क्लियर है सिद्धार्थ? ठीक है। कल कहते हैं आपका पीडब्ल्यू का कोड अच्छा लगता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है भाई, पीडब्ल्यू को थैंक यू है, उन्होंने अच्छी कोड दी है। पंचायत और नगरपालिका में कौन सा टॉपिक छोड़ना है? जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ना है। रॉयल्टी और कर में अंतर, अरे जो पढ़ा रहे हैं वो पूछो, ये तो इकोनॉमी वाला टॉपिक है। रॉयल्टी क्या होती है, कर क्या होती है, फीस क्या होता है, शुल्क क्या होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ निर्वाचन आयोग और तुम मुझसे पूछ रहे हो रॉयल्टी। इसका मतलब क्लास में तुम्हारा दिमाग ही नहीं था, इसका मतलब क्लास में कंसंट्रेशन ही नहीं था। मैं पढ़ा रहा हूँ लोक सेवा आयोग, मैं पढ़ा रहा हूँ पब्लिक सर्विसेज, मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन। सवाल मुझसे पूछ रहे हो फीस क्या होती है, शुल्क क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है। ऐसे कैसे काम चलेगा? बुक रीडिंग स्ट्रेटजी बता दो। देखो, बुक रीडिंग के लिए जैसे अब तक पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो ना, बहुत सरल बनो, बहुत सरल बनो। तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है। कोई भी किताब पढ़ते हो तो कम से कम अगर 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तो उस किताब में आपने क्या पढ़ा आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आप कोई बुक रीडिंग कर लेते हो तो एक बार पढ़ने से आप रिकॉल नहीं कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ा है।
तो ऐसे ही जब कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी आप रिकॉल कर पाओगे। कार्मिक मंत्रालय क्या होता है? कार्मिक मतलब कर्मचारी। तो कर्मचारियों के लिए जो मंत्रालय बनाया गया, जो कर्मचारियों के बारे में सोचता है, वो उसी को कार्मिक मंत्रालय कहते हैं कि कर्मचारियों की भर्ती कैसे हो, उनके हित के लिए कैसे सोचा जाए, उनकी सेवा शर्तें कैसे बनाई जाएँ, इसके लिए। आर्टिकल 309 समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ता हूँ, 309 पर आ जाता हूँ। देखो, जो आर्टिकल 309 है ना, वो ये कहता है कि जब आप सिविल सेवा में जाओगे, तो सिविल सेवा में जाने के बाद आपको कोई नियुक्त करेगा, आपको वेतन मिलेंगे, आपको छुट्टियाँ भी चाहिए, घर में कोई मुसीबत आ गई छुट्टी चाहिए, कभी पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही पद पर काम करते रहोगे। तो इन सारी बातों को सेवा शर्तें कहते हैं। एक शब्द है इनके लिए, सेवा शर्तें। इन सबको मिलाकर रिटायरमेंट भी होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी चाहिए, ग्रेच्युटी भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए। तो ये सब जो मिला करके कॉन्सेप्ट बनता है, इसको हम सेवा शर्तें कहते हैं, सर्विस कंडीशन कहते हैं। तो इन सबको कौन तय करेगा? कोई ना कोई तो तय करेगा ना सिविल सेवकों के लिए। तो आर्टिकल 309 यही बताता है कि जो अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवाएं हैं, उनके लिए तय करने का काम संसद का होगा। संसद कानून बना के तय करेगी। अगर संसद ने तय नहीं किया है तो फिर राष्ट्रपति आदेश जारी कर देगा। राज्यों के लिए राज्य विधानमंडल कानून बना करके तय करेगा। अगर राज्य विधानमंडल ने कानून नहीं बनाया है तो राज्यपाल कर देगा आदेश जारी करके। तो ये यही आर्टिकल 309 है। लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाए तुम जानो, मैंने तो बताया नहीं पढ़ने के लिए। मैं तो अपनी बात करता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उतने तक है। इसके अलावा आप क्या पढ़ रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे अलावा जो काम आपको करना है उसके जिम्मेदार आप हो, तो आप तय करोगे उसे कैसे करना है। मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैंने गाइड किया, जो मैंने क्लास में बताया है। ऐमान वोहरा का कहना है मेन के क्वेश्चन कर लेती हूँ पर प्रीलिम्स के ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ऑप्शन में कंफ्यूज होना प्रीलिम्स में बहुत से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। उनमें से जैसे आप कि अगर पंचायत